सो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट है सस्टेनेबल जो है इंडिया इंडेक्स 2024। कौन रिलीज़ करता है? न्यूज़ में क्या था, नीति आयोग ने रिलीज़ किया है इंडेक्स, जो रिलीज़ किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स, देखो ये चौथी एडिशन थी जो नीति आयोग के द्वारा जो है फोर्थ टाइम ये इंडेक्स रिलीज़ किया गया है। ये मेज़र करता है कौन कौन सी चीज़ें वो ट्रैक करता है। नेशनल प्रोग्रेसेस जो है सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की 113 इंडिकेटर्स हैं, उनके बेस पे जो है वो रैंक करता है वेरियस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड जो है अलाइन करके मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का जो नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क है उसको लेकर स्कोर जो है वो 0 से 100 के बीच में दिया जाता है। ठीक है, स्कोर जो ऑफ 100 मीन्स कि स्टेट ने अचीव कर लिया अपना टारगेट जो सेट किया था 2030 तक का, जो टारगेट उन्होंने सेट किया था वो अचीव कर लिया गया। अगर स्कोर उसका 100 आ गया है, जितना जितना कम होगा उतना उतना। 4 कैटेगरी में डिवाइड किए हुए, एक तो अचीवर है जिसमें 100 है जिन्होंने अचीव कर लिया है। ठीक है, एक है फ्रंट रनर जो 60 से 99 के बीच में जो कर सकते हैं फ्यूचर में अचीव। फिर परफॉर्मर है 5 से 64, और फिर एस्पिरेंट जो भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ की फाइंडिंग अगर इसकी देखें तो कंपोजिट स्कोर जो इंडिया का है वो इम्प्रूव हुआ है कहीं ना कहीं ओवरऑल 66 से जो है 71 में 2020 से 21 में। जितनी भी स्टेट्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं एक ओवरऑल जो है इम्प्रूवमेंट शो किया है ओवरऑल स्कोर में। जो टॉप पे स्टेट्स हैं वो उत्तराखंड और केरला हैं। जो टॉप यूटी हैं वो है चंडीगढ़। ठीक है, अब बाकी कुछ रिपोर्ट जो रिलेटेड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के, वो है एसडीएच जो है नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024। देखो ये नहीं, ये नीति आयोग के द्वारा नहीं की जाती। जो इंडिकेटर फ्रेमवर्क है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, एमएसओपी है, एमएसओपीआई है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करता है कंसल्टेशन करके बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ के साथ, यूएन एजेंसी और बाकी स्टेक होल्डर के साथ बातचीत करके। ठीक है, दिस एनुअल रिपोर्ट जो है ये फैसिलिटेट करते हैं, कहीं ना कहीं मॉनिटर करती है किस तरह के से जो यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनकी प्रोग्रेस हो रही है नेशनल लेवल पे हमारी कंट्री में। ठीक है, इस रिपोर्ट की फाइंडिंग कि पॉजिटिव प्रोग्रेस जो है कुछ इंडिकेटर्स में दिखा है, जैसे नो पॉवर्टी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, या जीरो हंगर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, जो 5वां जो है जेंडर इक्वालिटी में क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन 6, रिड्यूस इनइक्वालिटी 10वां, और सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। इनमें जो है कहीं ना कहीं एक सब्सिक्वेंट जो है इंप्रूवमेंट आई है। ओके, नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024। ये यूएन के द्वारा, यूएन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा रिलीज़ की गई है। हमने इंडिया की पढ़ी, फिर नेशनल फ्रेमवर्क पढ़ा कि क्या प्रोग्रेस हो रही है जो वर्ल्ड में, जो यूएन के जो नेशनल प्रोग्रेस, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की क्या प्रोग्रेस है इंडिया में। अब हम देखते हैं जो रिपोर्ट यूएन के द्वारा रिलीज़ की गई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। कुछ की हाईलाइट देखते हैं। ऑन एवरेज ओनली 6% जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स हैं वो ट्रैक पे हैं कि 2030 तक ये ग्लोबली मीट कर पाएंगे, ये गोल्स जो है हम अचीव कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 16%, बाकी सब नहीं कर पाएंगे। फिनलैंड जो है वो रैंक किया गया फर्स्ट पे, उसके बाद स्वीडन और डेनमार्क। इंडिया जो है वो 109 रैंक पे है 166 कंट्रीज में से। विद द ट्रैक ऑन ट्रैक परफॉर्मेंस, जहाँ पे पॉवर्टी कहीं ना कहीं कम की गई है, क्वालिटी एजुकेशन का टारगेट पूरा कर सकते हैं 2030 तक, डिक्रीज कर सकते हैं प्रोग्रेस जो है, वाइल डिक्रीजिंग प्रोग्रेस है सस्टेनेबल सिटीज़ और क्लाइमेट एक्शन जैसे टारगेट्स। कहीं पे किसी फील्ड में हम अच्छा कर रहे हैं, किसी में नहीं कर रहे। न्यू इंडेक्स जो सपोर्ट करेगा यूएन बेस्ड मल्टीलैटरलिज्म को, वो है इंडिया। इट रैंक्स कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर इंगेजमेंट कितना यूएन सिस्टम के साथ। जैसे बारबाडोस को रैंक किया गया हाईएस्ट, इंडिया 139th पे, वाइल यूएस जो है वो लास्ट में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है गोल्स, ऊपर क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। ये रिपोर्ट 2024 की जो यूएन के डिपार्टमेंट जो इकोनॉमिक और सोशल अफेयर है, यूएन डीसा भी जिसको बोलते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, ठीक है, यूएन का, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर,
इसकी हाईलाइट है कि सिर्फ 17% जो है टारगेट जो है वो एक्सपेक्टेड है वो अचीव हो सकते हैं, वही सिमिलर जहाँ 16% होता है। इंडिया जो है अचीव कर रहा है इन अचीविंग सस्टेनेबल, इंडिया जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो अचीव कर रहा है उसमें कुछ जगहों पे जो है बड़ी पॉजिटिव प्रोग्रेस हुई है। जैसे तीसरे पे जो है डिक्लाइन हुआ है जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, या चौथा है जो गोल है इंक्रीज हुआ ग्रोस एनरोलमेंट रेशो हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन में। सातवां जो है इंस्टॉल्ड जो रेवेन्यू एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी है वो स्टेडली इंक्रीज हुई है, जो वैल्यू थी 2014-15 के कंपेरिजन से 2023-24 तक, ठीक है, रेवन्यूएबल एनर्जी में। एक नाइन्थ गोल है जो नंबर ऑफ पेटेंट इशू हुए हैं 2015-16 से 2023-24 में। तो ये कुछ गोल्स है जो अचीव हो सकते हैं 2030 तक, बाकी मुश्किल लग रहा है। नेक्स्ट चलते एक पढ़ते हैं चिपकू मूवमेंट। न्यूज़ में क्या था कि 2023 मार्क करता 50 एनिवर्सरी जो है चिपकू मूवमेंट की। क्या है चिपकू मूवमेंट? ये एक नॉन वायलेंट, मतलब कोई ये नहीं ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं, शांतिपूर्ण जो है एक रेजिस्टेंस थी। किसके अगेंस्ट? कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगल ना काटने के, ठीक है, फॉरेस्ट कटिंग के अगेंस्ट एक मूवमेंट चली थी, एक रेजिस्टेंस मूवमेंट थी जो शुरू हुई थी रेनी विलेज में, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ओरिजिन है, इसको डेट बैक किया जा सकता है 18 सेंचुरी में। इसका ओरिजिन जो है जो राजस्थान में जो बिश्नोई कम्युनिटी है उसने भी स्टार्ट की थी। इट वॉज लेड बाई अमृता देवी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ जोधपुर, रिजल्टेड इनटू रॉयल डिग्री के बैन हो गया कटिंग ऑफ ट्रीज जो है सारी बिश्नोई विलेजेस में। ये चिपकू मूवमेंट वहाँ इनका ओरिजिन हुआ था, ठीक है। लेड बाई प्राइमरी जो विलेज वुमेन्स की जो गाँव की औरतें उनके द्वारा पे लीड की गई थी, विद लीडर जैसे जो है सुंदरलाल जो है बागुना है, चंदी प्रसाद भट्ट है, गोरा देवी है, इन लोगों ने जो है ये लीड की थी मूवमेंट। ये इट इज़ रिनाउंड टू बी फॉर कलेक्टिव मोबिलाइजेशन, कहीं ना कहीं औरतों को सबको इकट्ठा किया, एक फिलोसफी जो इको फेमिनिज्म की फिलोसफी यहाँ से निकल के आई। वुमेन जो है इन्वायरमेंट के लिए फाइट कर रही है। ये एक फिलोसफिकल और पॉलिटिकल मूवमेंट भी थी जो कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल कंसर्न्स और औरतों से रिलेटेड और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो कनेक्शन जो है बनाने की कोशिश की, ठीक है। तो वुमेन्स पार्टिसिपेशन जो है चिपको मूवमेंट में हुआ है, ठीक है। तो ये जो है 50th एनिवर्सरी मनाई गई है, पहले भी हुआ था 18 सेंचुरी में, वो तो राजस्थान से जो ओरिजिन हुआ था चिपको मूवमेंट का, फॉरेस्ट बचाने की एक मूवमेंट थी। बाकी कुछ मेजर अगर इन्वायरमेंटल मूवमेंट की देखें तो साइलेंट वैली मूवमेंट है 1973 के अगेंस्ट हाइड्रो जो पावर डैम थी जो कुंद पूजा रिवर के ऊपर पालाकाड केरला में, या फिर अपिकू मूवमेंट 1983 में जो पंदुर्गा हिज इन कर्नाटका वेस्टर्न घाट में नर्मदा बचाओ आंदोलन है, ठीक है। नर्मदा रिवर पे जो डैम्स लार्ज डैम कंस्ट्रक्शन हो रही थी, मेधा पारकर ने की थी, एक्टिविस्ट मेधा पारकर ने अगेंस्ट जो डैम बनाई जा रही थी। बाकी अदर इन्वायरमेंटल मूवमेंट जैसे चिलिका बचाओ आंदोलन है, बक्साइड माइनिंग जो है काशीपुर में, इस तरह की मूवमेंट्स जो है टाइम टू टाइम चलती रहती है। आपको ये याद रहे चिपको मूवमेंट किससे रिलेटेड है? अगेंस्ट फॉरेस्ट कटिंग। कहाँ शुरू थे? रानी विलेज उत्तराखंड चमोली में। ओरिजिन कहाँ है? राजस्थान के बिश्नोई कम्युनिटी से इसका ओरिजिन है, ठीक है। अच्छा, सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक अकाउंटिंग क्या है? रिसेंटली न्यूज़ में आया, यूनियन जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है जो मॉस्पी है उसने रिलीज की है 7वीं इशू जो है एनवी स्टेट्स इंडिया 2024 इन्वायरमेंटल अकाउंट। मोर इन द न्यूज, जो एनवी स्टेट है इन्वायरमेंट स्टैटिक्स हैव बीन कंपाइल्ड इन अकॉर्डेंस विद द SEEA सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंट अकाउंटिंग एंड फ्रेमवर्क। ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट रिलेटेड। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंज है और मेन फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है। क्या है मतलब? पब्लिशन इंक्लूडिंग 4 एरिया जो एनर्जी अकाउंट है, ओशन अकाउंट है, सोइल न्यूट्रेंट इंडेक्स है, या फिर बायोडाइवर्सिटी है, इनसे रिलेटेड। अब की हाईलाइट जो एनवी स्टेट्स इंडिया 2024 का ही एक फ्रेमवर्क है जो वेरियस जो अकाउंट्स प्रोड्यूस करता है और पब्लिक में लाता है। इंडिया जो अमर जो है एक वर्ल्ड लीडर एनर्जी ट्रांजिशन में, एनर्जी ट्रांजिशन मतलब फॉसल फ्यूल से हम क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो एक लीडर अमर हुआ है। अराउंड 72% जो है इंक्रीज़ हुआ है इन नंबर एंड अराउंड 16% इंक्रीज़ हुआ है एरिया जो टोटल प्रोटेक्टेड एरिया है ड्यूरिंग 2000 से 2023 में। की हाईलाइट जो एनवी इंडिया जो स्टेट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली इंडिया का, ठीक है, इन्वायरमेंटल जो स्टेटिस्टिक्स है उनके अकॉर्डिंग इंडिया का जो है वो 72% इंक्रीज़ हुआ है नंबर जो टोटल प्रोटेक्टेड एरिया 16% से। मैंग्रोव कवरेज जो है इंक्रीज़ हुआ है अराउंड 8% 2013 से 21 के बीच में। तो इंडिया जो है ओवरऑल जो है वो अच्छा कर रहा है इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव्स में। क्या है ये सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग?
देखो एग्रीड जो है इंटरनेशनल एक फ्रेमवर्क है जो कंपाइल करता है कि इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंट क्या है, कंट्री के इन्वायरमेंटल स्टेटस डिस्क्राइब करता है, इंटरेक्शन इकोनॉमी का और इन्वायरमेंट का। जो बढ़ती हुई इकोनॉमी के साथ क्या इन्वायरमेंट उतना डिग्रेड हो रहा है या इन्वायरमेंट उतना बेहतर से चल रहा है। इन्वायरमेंट और इकोनॉमी को दो पैरेलल एंटिटीज़ को लेकर स्टडी करता है, एज वेल एज उनमें स्टॉक्स और चेंजेस जो आती है इन्वायरमेंट असेसमेंट। देखो दो साइड है जो सिस्टम है इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग का, एक सेंट्रल फ्रेमवर्क है और एक इकोनॉमिक इकोसिस्टम अकाउंटिंग है जो मेजर करता है बहुत सारी इन्वायरमेंटल एसेट्स को, इंडिविजुअल रिसोर्सेज को, इकोनॉमी जो उन्हें यूज़ कर रही है, जैसे टिम्बर है, वाटर है, फिश है, सॉइल है, ये इन्वायरमेंट इकोनॉमी यूज़ करती है ना, तो उनकी कंडीशंस को स्टडी किया जाता है पैरेलली और मेजर करता है किस तरीके से बाकी सर्विसेज जो इकोनॉमी है और ह्यूमन एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, फॉरेस्ट है, रिवर्स है, कोरल रीफ्स, तो कहीं ना कहीं और अदर इन्वायरमेंट अकाउंट्स इंडिया में, तो ये एक जनरल बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अल्टरनेट फ्यूल्स, एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी। रेन्यूएबल एनर्जी और इंडिया में उसका स्टेटस देखते हैं। अगर हम स्टेटस पढ़े रेन्यूएबल एनर्जी का इंडिया, तो जो शेयर है रेन्यूएबल सोर्स का इंक्लूडिंग जो हाइड्रो पावर है इन टोटल जो इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी है वो अराउंड 45% है। यह हम रेन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं। सोर्स वाइज अगर हम शेयर देखें तो वो कहीं ना कहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब ज़्यादा से कम कम में। तो सबसे ज़्यादा सोलर है 20%, विंड है 10%, दोनों सोलर 20% है हमारा रेन्यूएबल एनर्जी जो हमने लगाया हुआ है, विंड 10% है, हाइड्रो 10% है, बायोमास और बाकी कॉग्निजन जो को जनरेशन है 2.3% है, सॉरी, स्मॉल हाइड्रो पावर 1.1 और वेस्ट एनर्जी 0.1। तो रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो पिछले 10 साल में 165% ग्रो हुई है, 165% ग्रोथ हुई है, ये कम नहीं होती है। 2014 से 24 के बीच में अराउंड 165% ग्रोथ हुई है। लीडिंग स्टेट्स जो है रेन्यूएबल कैपेसिटी में वो राजस्थान जो टॉप करता है लिस्ट में, फॉलोइंग बाई गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका। ठीक है, ग्लोबल स्टैंडिंग देखें तो इंडिया का रैंक जो है 4th है ग्लोबली इन रेन्यूएबल एनर्जी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, 4th इन द वर्ल्ड पावर कैपेसिटी। तो ग्लोबली भी जो है रेन्यूएबल एनर्जी जो हमने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसमें इंडिया जो है 4th नंबर पे है, और विंड पावर में भी इंडिया 4th नंबर पे है। ठीक है, जो कुछ इनिशिएटिव जो इंडिया ने लिए हैं रेन्यूएबल एनर्जी को और इंक्रीज करने के लिए, जैसे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, ताकि इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाया जाए प्रोडक्शन का, यहाँ पे यूजेज का और एक्सपोर्ट किया जाए ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ से बाहर। जो PLI स्कीम है, ठीक है, प्रॉफिट लिंक इंसेंटिव स्कीम से जो नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी ऑफ सोलर PV मॉड्यूल्स अचीव करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो बड़े गीगावाट स्केल पे सोलर PVC जो मॉड्यूल्स है, ठीक है, जो फोटोवोल्टिक हैं, ये प्लेट्स हैं, इनको जो है और एफिशिएंट बनाया जाए। ठीक है, अच्छा, PM कुसुम इनकम जनरेशन फॉर फार्मर्स बाय इंस्टॉलिंग जो है सोलर कैपेसिटी प्लांट्स इन फर्टिलिटी एरिया। फिर PM जो है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इंस्टॉल करने के लिए रूफटॉप सोलर प्लांट्स, 1 करोड़ घरों में घर के ऊपर जो है सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे ताकि वो खुद की अपनी एनर्जी जनरेट कर पाएँ वायु सूरज के थ्रू। ठीक है, सोलर पार्क्स स्कीम जो प्रोवाइड की गई है डेवलप करने के लिए विद प्लग और प्ले मॉड्यूल्स के साथ। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोडक्ट जहाँ रेन्यूएबल एनर्जी पावर इवैक्यूएशंस और रीशेपिंग द ग्रिड फ्यूचर। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी इनिशिएटिव्स इंडिया के द्वारा रेन्यूएबल एनर्जी के लिए और हमारा ट्रांजिशन जो है 2070 तक जो है हमें नेट जीरो अचीव करने के लिए ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। नॉन फॉसल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी जो है 500 गीगावाट बाई 2030 जो है हम लोगों ने रीटारगेट है दोबारा से कि नॉन रेन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हम 500 गीगावाट तक जो है वो कैपेसिटी जो है लॉन्च करेंगे। ठीक है, वेरियस विंड, सोलर जो है, जियोथर्मल जो भी है, एटलीस्ट हाफ ऑफ जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, मतलब आधी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है हमारे जो कंट्री की डिमांड्स है वो हम रेन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जो है वो पूरी करेंगे।
समझे। फिर है, नेक्स्ट चलते हैं, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। न्यूज़ में क्या था? न्यूज़ में था कि इंडिया ने कहीं ना कहीं अंडरस्कोर किया जो नीड है ग्लोबल एनर्जी जस्टिस और इक्विटेबल एक्शन की, जो सेकंड एनुअल हाई लेवल मिनिस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन COP28 में अंडरस्कोर किया। क्या है ये जस्ट ट्रांजिशन? देखो, ग्रीनिंग द इकोनॉमी इज अ वे दैट इज फेयर एंड इंक्लूसिव एज पॉसिबल टू एवरीवन्स कंसर्न एंड क्रिएटिंग अ डिसेंट वर्क अपॉर्चुनिटी, लेवलिंग नो वन बिहाइंड। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कहा गया कि ग्रीनिंग द इकोनॉमी मतलब ग्रीनिंग द इकोनॉमी का मतलब है कि कैसे क्या जो हम लोग इकोनॉमी में मतलब जो नेट ज़ीरो की तरफ जा रहे हैं, जो ट्रांजिशन कर रहे हैं फॉसल फ्यूल से ग्रीन सोर्सेज की तरफ, जो लेस्ट जो है ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन करेंगी, जो हमारे एटमॉस्फेयर को कम करेंगी, ये जो है फ्योर और इंक्लूसिव होना चाहिए। एक तो ये जो है राइट होना चाहिए, सही होना चाहिए, और एक सबको शामिल करना चाहिए, है ना, इंक्लूसिव जितना पॉसिबल हो सके, और एक ऐसा वर्क अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए कि जिसमें कोई भी पीछे ना रहे। ये नहीं कि हम जो है इनके चक्कर में जो है पुअर्स पीपल्स ये है जो इक्वलिटी को भूल जाएंगे, पुअर को छोड़ देंगे, वो जैसा मर्जी रहे। नहीं, वी विल प्रोवाइड एवरीवन द रिक्वायर्ड एनर्जी। तो ये रिकॉग्नाइज किया गया है जस्ट ट्रांजिशन जो डिक्लेरेशन जो एग्रीड हुआ है यूएन के जो चेंज कॉन्फ्रेंस में, यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में इन स्कॉटलैंड COP26 में। कुछ की हाईलाइट है इक्विटी मतलब हमने प्रोटेक्ट करने राइट्स और लिवलीहुड जो है, जो रहना सहना, जो खाना पीना है गरीब का, उनकी जो रोज़गार है, और कम्युनिटीज़ वर्कर्स और कम्युनिटीज़ को जो है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, उनकी रोज़गार को प्रोटेक्ट करना, पर्टिकुलरली वो लोग जो डिपेंडेंट है फॉसल फ्यूल पे और बाकी जो हाई कार्बन इंडस्ट्रीज़ है। हम कहीं ये ना हो कि ग्रीन करते करते और कार्बन फ्री करते करते हम इन लोगों को भूल जाएं जो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। कितने लोग माइंस में काम कर रहे हैं, उनको कुछ अल्टरनेट जॉब देनी पड़ेगी ना। अगर हम माइंस कल बंद करने की फैसला कर लें, हम कोल पावर प्लांट, थर्मल प्लांट बंद करने का फैसला कर लें, तो हमें उन लोगों के राइट्स और उन लोगों के लिवलीहुड को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इंक्लूसिव इंश्योर करने पड़ेंगे कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जो वर्कर हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, वो इन्वॉल्व हों डिसीजन मेकिंग में जब कोई हम ऐसा डिसीजन लेंगे। सस्टेनेबिलिटी, अलाइनिंग इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम विद गोल्स ऑफ रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड कंजर्विंग। देखो, कहीं ना कहीं जो हमारे इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम है उसको हमें उसी लाइन पे रखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का जो है एमिशन कम कर रहे हैं। हम नेचुरल अपने इकोसिस्टम को बचाने की चीज़ जो काम करेंगे, नेचुरल इकोसिस्टम को बचाने की जो चीज़ हो सकती है, हम उन चीज़ों के साथ अलाइन होकर डिसीजन मेकिंग करेंगे। हमारा सोशल सिस्टम वैसा होना चाहिए कि हम जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करेंगे, हम अपना नेचुरल इकोसिस्टम बचाएंगे, तभी सस्टेनेबिलिटी होगी। क्योंकि ये सिर्फ हम अपने लिए नहीं कर रहे, वी आर डूइंग दिस फॉर द जनरेशन। अच्छा, एवोल्यूशन किस तरह से हुआ है जस्ट ट्रांजिशन का? यूएनएफसीसी के डिक्लेरेशन, पेरिस एग्रीमेंट जो है वो का प्रियम्बल एक्सप्लिसिटली ये मेंशन करता है कि एक जस्ट ट्रांजिशन होना चाहिए, वर्क फोर्स का, और क्रिएशन होनी चाहिए क्वालिटी जॉब्स की। ये नहीं कि ट्रांजिशन के चक्कर में हम जो है एक ट्रांजिशन के चक्कर में हम लाखों लोगों को जो है, लैक्स ऑफ लोगों को जो है उनकी जॉब्स से हाथ धोना पड़ जाए, उनका लिवलीहुड ख़त्म हो जाए। हम ग्रीन जो है ग्रीन कर रहे हैं, हम नेट ज़ीरो अचीव करने की बात कर रहे हैं, बट वी आर लिविंग थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल जॉबलेस। हमें वैसे क्वालिटी जॉब क्रिएट करने पड़ेंगे। ये COP22 पेरिस में बात हुई थी, COP24 जो है कटोवाइसी में 2000 में, तो सिल्सिया डिक्लेरेशन जो हुआ, सॉलिडेरिटी एंड जस्ट ट्रांजिशन अडॉप्टेड। जस्ट ट्रांजिशन जस्टिफाइड होना चाहिए। साउथ अफ्रीका ने अनाउंस किया जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप ग्लासगो 2026 में और 27 में शर्म उल शेख में। पहला डायलॉग हुआ कि जस्ट ट्रांजिशन कैसे होगा, लुक प्लेस दुबई में। जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया साउथ अफ्रीका के द्वारा। अच्छा, स्टेप्स कौन कौन से लिए जा सकते हैं जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप जो लॉन्च हुआ COP26 में, जो स्टेप्स लिए गए हैं। ILO जो है जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस हैं जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन के, इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल इकोनॉमिक और सोसाइटी ऑफ फॉर ऑल अडॉप्टेड इन 2015।
जस्ट ट्रांजिशन फॉर ऑल जो जो इनिशिएटिव है वर्ल्ड बैंक का, रेन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजिकल एक्शन जो पहला जॉइंट जो है वर्किंग ग्रुप मीटिंग है हुई थी बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव इंडिया और यूएसए के, इन्होंने अनाउंस किया इंडिया और यूएस जो है वो जॉइंटली इन 2023 जो अंडर एक स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के थ्रू जो है वो काम करेंगे और लॉन्च की गई 2021 में। इसके रिलेटेड एक न्यूज़ है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक ट्रांजिशन के द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है, रिलीज फोस्टर अफेक्टिंग एनर्जी ट्रांजिशन 2014-24 रिपोर्ट है। याद रखना इंडिया का रैंक 63 है आउट अप टू फ्रॉम 67 से जो है 2023 में 63 में आया, तो इम्प्रूव हुआ है। टॉप परफॉर्मर स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस है। 6 G20 की कंट्री जो है वो टॉप 20 में आती है, फ्रांस, जर्मनी, ब्राज़ील, चाइना, यूके और यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट हमारा है ऑफशोर विंड एनर्जी। न्यूज़ में क्या था, रिसेंटली जो है अप्रूव किया है वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफशोर एनर्जी प्रोजेक्ट्स। फीचर क्या है इस स्कीम के, नोडल मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी है वो इसे इंप्लीमेंट करेगी जो ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं। एम क्या है, इंस्टॉल करने और कमीशन करने 1 गीगावाट जो है ऑफशोर विंड जो है पावर और 500 मेगावाट ईच ऑफ द कोस्टल जो एरियाज है गुजरात और तमिलनाडु में, इन दोनों में 500 गीगावाट मेगावाट के जो है प्रोजेक्ट लगाने ऑफशोर विंड एनर्जी जिससे हार्नेस की जाएगी। अब क्या है ये एनर्जी, जो ये वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या, इसमें ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स में, उसने 2005 में अप्रूव किया था वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम। फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है इन इंफ्रास्ट्रक्चर में एज ए सेंटर सेक्टर स्कीम, मतलब सेंटर ही पैसा भरेगा। मतलब समझ लो आपने एक विंड पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हो, विंड पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हो, ऑफशोर विंड पावर प्रोजेक्ट जैसे यहाँ बात हुई, इसमें गवर्नमेंट भी पैसा दे रही है, इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप भी पैसा दे रही है। अब इनके बीच जो मतलब जो पैसा दे रही है, अब फाइनेंशियल वायबिलिटीज मतलब सपोर्ट किएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिकली जस्टिफाइड बट फॉल मार्जिनली, जो इसमें इनका जितना नुकसान होगा, जितना इनका कम होगा, वो जो है गवर्नमेंट वो पैसा भरेगी। समझे, मतलब जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो एडमिनिस्ट्रेट करती है, सपोर्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इकोनॉमिकली जस्टिफाइड, लेकिन बट फॉल मार्जिनली शॉर्ट ऑफ फाइनेंशियली अवेलेबिलिटी, जितना उनको घाटा पड़ रहा है वो उतना पैसा गवर्नमेंट उनको देगी, सपोर्ट करेगी अंडर दिस स्कीम अवेलेबल। सिर्फ ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए होता है जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है, ठीक है, वायबिलिटी वीजीएफ, ठीक है, जहाँ प्राइवेट सेक्टर जो है वो स्पॉन्सर किए जाते हैं और थ्रू प्रोसेस जो है कॉम्पिटिटिव बिडिंग के द्वारा जो है वो किया जाता है। कुछ की इफेक्ट ऑफशोर विंडिंग के देखें तो MNRA जो है उसने सेटअप किया टारगेट के 30 गीगावाट जो ऑफशोर विंड इंस्टॉलेशन की जाएगी 2030 तक अंडर जो है नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी 2015। अगर हम कंपैरिजन देखें ऑफशोर और ऑनशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स का, तो जनरेट मोर एनर्जी कहीं ना कहीं ऑफशोर जो है वो ज़्यादा है, 1 मेगावाट जो है मोर एनर्जी देन दी ऑनशोर जो टर्बाइंस होते हैं, क्योंकि लार्ज ड्यू टू लार्जर टर्बाइन एफिशिएंसी विंड्स जो है सी पे जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ब्लो करती है सेम डायरेक्शन में ज़्यादातर, है ना, लेस इंट्रूसिव होती है, फ्यूर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होते हैं, कोई लैंड एक्विजिशन का भी इशू नहीं है कि ज़मीन लेनी पड़ेगी, ठीक है। वहीं पे जो है ऑनशोर विंड के प्रोज है कि कॉस्ट इफेक्टिव है कंपेयर टू ऑफशोर, ऑफशोर में ज़्यादा पैसा लगता है, ऑनशोर में कम पैसा लगता है, जल्दी इंस्टॉल हो जाती है, लो ट्रांसमिशन लॉस होता है, लेस वोल्टेज ड्रॉप होता है, प्रूवन टेक्नोलॉजी और रिड्यूस करती है वेयर एंड टेयर। कौन सा नुकसान ये है कि जो ऑफशोर के हैं कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस जो है बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है। वहीं ऑन शोर के नुकसान ये है कि नॉइस पोल्यूशन होती है, जो ऑन शोर है मतलब ज़मीनों पे, मतलब ज़मीन पे, जो ज़मीन पे, ऑफ शोर है मतलब समुंदर के बीच जो लगाई जाती है विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स। अनप्रिडिक्टेबल विंड्स और डायरेक्शन होती है ऑन शोर पे, क्योंकि डिफरेंट टेरेन्स होती है, वहाँ से हवा जाती रहती है। वहीं जो ओशन पे वो तो सीधा चलती है ना, कोई पहाड़ थोड़ी है बीच में। लिमिटेड ऑन लैंड अवेलेबिलिटी, यहाँ पे लैंड की भी अवेलेबल होनी चाहिए, वैसा लैंडस्केप भी होना चाहिए। तो ये प्रोज एंड कौन से ऑफशोर और ऑनशोर, ऑफशोर याद रखना, ऑनशोर याद रखना क्या होता है, वाइबिलिटी गैप जो फंडिंग है वो याद रखना, ठीक है, वाइबिलिटी गैप फंडिंग, 2 चीज़ें, ठीक है, बस और ज़्यादा नहीं। और कौन देता है ये वाइबिलिटी जो गैप फंडिंग है, कौन है, मिनिस्ट्री जो कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स की वो अप्रूव करती है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये अप्रूव करती है। ये 2-3 चीज़ें आपको यहाँ से याद रखती हैं। एक याद रखना है कि 2030 तक का क्या टारगेट है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रेन्यूएबल एनर्जी का, कि 30 गीगावाट जो है वो ऑफशोर विंड जो है
हमने जो है वो सेटअप करनी है, इंस्टॉल करनी। नेक्स्ट चलते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। न्यूज़ में क्या था, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रेन्यूएबल एनर्जी है उसने रिलीज़ किए स्कीम के कुछ गाइडलाइंस, किस तरह से डेवलपमेंट होगी और स्टैंडर्ड कुछ और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वो सारे गाइडलाइंस जो इशू किए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से रिलेटेड। कुछ जो हैं की फीचर जो हाईलाइट के, बजटरी आउटले कि 200 करोड़ रुपया 2025 टिल द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक जो है एलोकेट किया जाए। ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाई करने गैप्स जो एग्जिस्टिंग टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, कंपोनेंट्स, टेक्नोलॉजीज़ और प्रोग्रेस में, और वैल्यू चेन जो ग्रीन हाइड्रोजन की और उसकी डेरिवेटिव्स, जो गैप्स हैं वो फिल करने हैं। ठीक है, वो रिसर्च से रिलेटेड है, चाहे कंपोनेंट्स है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें हमने करनी। स्कीम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो सोलर एनर्जी है वो इस स्कीम को जो है इम्प्लीमेंट कर रही है। इम्प्लीमेंटिंग मेथडोलॉजी SIA जो है ना, जो स्कीम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, मतलब नेशनल हाई इंस्टीट्यूशन ऑफ सोलर एनर्जी, वो टेस्ट करता है, वो आइडेंटिफाई करेगी कहाँ टेस्टिंग फैसिलिटीज़ होगी, कॉल फॉर प्रपोजल कंसल्टेशन करेगी, किससे पूछता है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रेन्यूएबल एनर्जी से, एस्टैब्लिश करने के लिए, बनाने के लिए टेस्टिंग फैसिलिटी जहाँ टेस्ट किया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन के। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटकम्स जो भी हैं वो तो एक्सेप्ट, अगर ये मिशन जो है सक्सेसफुल होता है तो CO2 एमिशन जो है वो कम होगा एक तो, फिर एम्प्लॉयमेंट 6 लाख से ज़्यादा फुल टाइम जॉब क्रिएट होंगी। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है सिक्योरिंग ओवर 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। रेन्यूएबल ऐड करेगा और 125 गीगावाट जो है रेन्यूएबल एनर्जी अप्रोक्सीमेटली। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन अचीव करेगा एक प्रोडक्शन। हम जो है ग्रीन हाइड्रोजन में एक वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, फंडिंग और अगर डिसबर्समेंट देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रेन्यूएबल एनर्जी जो है ना फंडिंग करेगी अप टू 100% जो है कैपिटल कॉस्ट गवर्नमेंट एंटिटीज, मतलब कैपिटल को जो प्लांट सेटअप करने हैं, जो टेक्नोलॉजीज चाहिए वो जो है गवर्नमेंट की तरफ से हो गया। 70% जो कैपिटल कॉस्ट है वो नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ करेगी, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के थ्रू। लॉन्च किया 2023 में विद 19,744 करोड़ के साथ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फेज वाइज है 2022 से 23 से 2025-26 पहला फेज और 26-27 से 2029-30 दो फेजेस में होगा। इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना है प्रोडक्शन का, यूज़ का और क्या है एक्सपोर्ट करने का ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, की कंपोनेंट है कि हमने डिमांड क्रिएट करनी है, हमने ट्रांजिशन करना है, ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन की तरफ बढ़ना है। ओके, तो ये वेरियस चीज़ें अगर हम देखें, वेरियस टाइप्स ऑफ, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वेरियस टाइप्स जो है हाइड्रोजन की, तो कलर बेस है, टाइप है मतलब प्रोग्रेस, टाइप मतलब है कि किस सोर्स से ये बनाया जाता है। हाइड्रोजन तो एक ही टाइप का है। जैसे अगर हम जो ब्लैक एंड जो ब्राउन हाइड्रोजन है जो कोल गैसिफिकेशन से बनता है, सोर्स इसका कोल है। वहीं ग्रे हाइड्रोजन जो है वो मैथीन रिफॉर्मेशन से, नेचुरल गैस से जो आता है सोर्स। ब्लू हाइड्रोजन जो है वो कोल गैसिफिकेशन और मैथीन का रिफॉर्मेशन होता है, फॉसल फ्यूल है इसमें भी। अच्छा, जो टर्ग्यूस हाइड्रोजन है ये पैरालोसिस से होता है, मैथीन यहाँ पे भी सोर्स है। पिंक हाइड्रोजन जो वो इलेक्ट्रोलिसिस होता है, न्यूक्लियर एनर्जी से बनता है। ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस, बायो मास और गैसिफिकेशन, मतलब यहाँ रेन्यूएबल एनर्जी का ही यूज़ होता है ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए, तभी ये ग्रीन है। तो ये वेरियस कलर बेस्ड है, बेस्ड ऑन द सोर्स दे आर यूज टू क्रिएट द हाइड्रोजन। इसके रिलेटेड न्यूज़ एक साइट है, स्ट्रेटेजिक इन्वेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, एक ये याद रखना। एक है कैपेसिटी अवेलेबल फॉर बिडिंग, ये छोड़ो इन चीज़ों को बाकी। ठीक है, एक साइट याद रखना SIGHT, मतलब स्ट्रेटेजिक इन्वेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन जो है ट्रांजिशन प्रोग्राम, ये इससे रिलेटेड न्यूज़ अगर साइट के बारे में पूछा जाए। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। रिसेंटली जो है जियोथर्मल पावर जो पोटेंशियल ऑफ 10,600 मेगावाट जो आइडेंटिफाई किया गया है डिफरेंट एरियाज़ में, जहाँ पोटेंशियल है, मतलब यहाँ से इतना हम जनरेट कर सकते हैं। पोटेंशियल मतलब इन फ्यूचर। क्या है जियोथर्मल? ये एक रेन्यूएबल एनर्जी, जो रेन्यूएबल हीट एनर्जी जनरेटेड, जो एनर्जी स्टोर्ड होती है अर्थ के अंदर, जो इंटरनल हीट है, जो थर्मल एनर्जी है जो जनरेट होती है रेडियो एक्टिव डीके और कॉन्टीन्यूसली जो हीट लॉस होती है अर्थ की फॉर्मेशन से हुई है। तो हीट जो है अर्थ के अंदर से, ये वेरियस एरियाज जो है लोकेट किए गए हैं। सॉरी, ठीक है, ये एरियाज़ देखो, ये जैसे ये पूरा जम्मू कश्मीर हिमाचल का एरिया है, उत्तराखंड का, ये वेरियस एरियाज़ है जो सेंट्रल इंडिया में, महानदी बेसन है, बूगा है, ये एरियाज़।
अच्छा, डिसएडवांटेजेस और इशू क्या है? पॉसिबल लैंड सब्सिडेंस, हाई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं एनर्जी के, क्योंकि रिमोट लोकेशंस पे जो है प्लांट लोकेटेड है। पॉसिबल रिलीज, टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज हो सकते हैं इससे जियो थर्मल एनर्जी बनाते हुए, मरकरी, आर्सेनिक, बोरॉन, एंटोमोनी। बाकी इश्यूज जो है, हाँ, कैपिटल कॉस्ट बढ़ी है, मतलब इनिशियल जो प्लांट्स को सेटअप करने की कॉस्ट है, जो टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी है, क्योंकि एक तो रिमोट लोकेशंस पे ये पाई जाती है, वहाँ से एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो है, या वहाँ प्लांट्स को सेटअप करना भी तो बहुत बड़ी कॉस्ट है। कौन कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए? देखो, रेन्यूएबल एनर्जी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक ये इनिशिएटिव, एक 100% फाइनेंशियल सपोर्ट दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रेन्यूएबल एनर्जी टू गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और अप टू 70% ऑफ द इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप्स को ग्रीन हाइड्रो जो जियो थर्मल जो एनर्जी है उसको हार्नेस करने के लिए। रेन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन जो टेक्नोलॉजी एक्शन प्लान है अंडर यूएस इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप है, उसके अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे फैसिलिटीज़। मिशन है एडवांस और हाई इम्पैक्ट रिसर्च, तो महिर जो रिसर्च है, महिर जो मिशन है, MHIR, मिशन ऑन हायर एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, तो ये वेरियस स्टेप्स जो है इंडिया के द्वारा लिए गए हैं जियो थर्मल एनर्जी को हार्नेस करने के लिए। ठीक है, तो ये वेरियस जगह हैं, आप थोड़ा सा मैप को भी देख लोगे। ठीक है, नेक्स्ट चलें अगर, तो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन क्या है? न्यूज़ में था कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने लॉन्च किया एक पाइनियर जो है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट झारखंड में। क्या है ये अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन? आप लोग को इतना समझ में आना चाहिए। जो UCG है, अंडरग्राउंड कोल गैस, एक एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, किस तरह से एनर्जी क्रिएट की जाती है जहाँ कोल जो है वो गैसिफाइड हो जाए और केमिकली कन्वर्ट हो जाए एक गैस में, इन इट्स ओरिजिनल जो है कोल स्टीम, जहाँ समझ लो यहाँ कोल्स है वो जो है ऑटोमेटिकली गैस फॉर्म में, मतलब UCG गैस जो है वो सिमिलर होता है सब सरफेस जो कोल गैसिफिकेशन। टिपिकली मिक्सचर है मैथीन का, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन का और कार्बन मोनोऑक्साइड का। UCG जो है इन सीटू कंबल्शन ऑफ कोल सीम टू प्रोड्यूस यूजेबल गैस प्रोड्यूस हो सकता है वाया कोल। कोल की गैसिफिकेशन हो रही है यहाँ। ओके, प्रोसेस जो है इनिशिएट किया जाता है इंजेक्ट करने के लिए, इंजेक्ट की जाती है स्ट्रीम ऑफ एयर या फिर हवा या ऑक्सीजन जो है वो इंजेक्ट किया जाता है स्ट्रीम में, मतलब कोल के, देखो यहाँ है ना, ये कोल समझ लो, कोल बेड है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इंजेक्ट की जाती है एयर या फिर ऑक्सीजन इनटू सीम और इग्नाइट, उसको गर्म किया, इग्नाइट किया जाता है, मतलब रिक्वायर्ड टेम्परेचर 1000 डिग्री से भी ऊपर, फिर उसको गैसीफाई किया जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, केमिकल फीड स्टॉक्स, प्रोडक्शन हाइड्रोजन का किया जाता है कोल गैसिफिकेशन से। बेनिफिट क्या? एक्सेस ऑफ अनमाइनेबल कोल्स को जो एक्सेसिबल नहीं है उनको भी एक्सेस किया जाता है इस तरीके से। ठीक है, रिड्यूस किया जाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाता है जो रिलेटेड टू अगर कोल माइनिंग किया जाए, सरफेस पे गैसिफिकेशन किया जाए, इससे अच्छा है कि वहीं पे जो है अंदर ही गैसिफाई किया जाए विद द इंजेक्शन ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी नीड लेस देन 3% लैंड इज ज़रूरत है कोल बेड मैथीन जो एक्सट्रैक्शन के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ जो है गैस एनर्जी। ओके, अगर इस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देखें तो नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन है। अच्छा, डेडिकेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क है डेवलपमेंट करने के लिए UCG इन कोल और जो लिग्नाइट बेरिंग एरियाज है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन है, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट्स हैं बेल और CIL का, JVA का। तो ये प्रोसेस है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो नेक्स्ट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, मतलब उसमें पहला टॉपिक है नेचर। क्या न्यूज़ में था रिसेंटली, जो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूव किया है लॉन्च ऑफ नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। किसने? कैबिनेट कमेटी ने जो है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के, मतलब स्टेट भी कंट्रीब्यूट करेगी उसमें। क्या है ये नेशनल मिशन? भारतीय जो प्राकृतिक कृषि पद्धति है वो रिनेम की गई है एज ए नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग 2023-24 इंप्लीमेंट करने के लिए अक्रॉस वर्ल्ड। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इनिशिएट की गई है फॉर 6 साल के लिए, 19 से 25 के दौरान। ये एक मेड इन सब स्कीम, एक अम्ब्रेला स्कीम के अंदर जो परंपरागत कृषि विकास योजना है 2019 की, ये कवर करेगी 12 लाख हेक्टर इन 600 मेजर जो है ब्लॉक्स में कंट्री में, और प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है 12,1200 पर हेक्टर 3 साल के लिए क्लस्टर फॉर्मेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इम्प्लीमेंट की गई है। देखो इम्प्लीमेंटेशन हुई है 15,000 क्लस्टर्स में और इन विलिंग ग्राम पंचायत। तो नेशनल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग जो है ना वो इनिशिएट की जाएगी 7.5 हेक्टर ऑफ लैंड पे अगर नेक्स्ट 2 सालों में।
क्या है ये, हम ये समझते हैं खाली, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नेचुरल फार्मिंग क्या है। प्रमोट नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस फॉर प्रोवाइडिंग सेफ और न्यूट्रिशियस फूड फॉर ऑल। सपोर्ट करेंगे फार्मर्स को, रिड्यूस करेंगे अपने इनपुट कॉस्ट कल्टीवेशन का। इनपुट कॉस्ट क्या होता है? सीड्स, अच्छा मशीन्स का यूज़ होता है जो ट्रैक्टर्स काटने बोने के लिए, फिर फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सब का। और डिपेंडेंसी जो एक्सटर्नली परचेज्ड इनपुट्स है और देर बाई इंक्रीज उनकी इनकम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फार्मर का इनपुट कॉस्ट है उसको कम किया जाएगा नेचुरल फार्मिंग में। ठीक है, एक नेचुरल फार्मिंग एक्चुअली क्या होता है उसको समझना है। ये केमिकल फ्री, ठीक है, इसमें कोई केमिकल्स, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, इन चीज़ों का, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ नहीं होता। लो इनपुट, क्लाइमेट रेजिलेंट फार्मिंग सिस्टम बेस्ड ऑन लाइव स्टॉक एंड लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज, एलिमिनेटिंग सिंथेटिक एग्रोकेमिकल्स। मतलब जो उस एरिया में नेचुरली अकरिंग चीज़ हैं जो बिना जो इन चीज़ों के हो सकती हैं, केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके, ठीक है, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स जो है वो ग्रो की जाएंगी लोकली अवेलेबल जो रिसोर्सेज है उनकी मदद से। स्टेट्स जो प्रैक्टिस करती है नेचुरल फार्मिंग, उसमें आंध्र प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, केरला, गुजरात, हिमाचल, झारखंड एट्सेट्रा, ये जो है। ठीक है, बेनिफिट क्या है नेचुरल फार्मिंग का? इंप्रूव करती है क्रॉप यील्ड, रिविटलाइज जो है सोइल, जो माइक्रोबीटिया है उसको दोबारा से जो है प्रोड्यूस करती है, सोइल की हेल्थ इंप्रूव करती है, बेटर सोइल की बायोलॉजी होती है। ठीक है, इंप्रूव करती है बायोडाइवर्सिटी, वाटर का यूजेज जो है बड़ी मोर जुडिशियस वे में, बड़े और अच्छे तरीके से यूज़ होता है। कार्बन और नाइट्रोजन फुटप्रिंट्स कम होते हैं। कुछ कंपोनेंट्स हैं जो नेचुरल फार्मिंग के जो इंडिया में जो है वो है, जैसे बीज मित्र, ट्रीटमेंट होता है सीड्स का, काउ डंग का यूज़ करके और यूरिन का, और लाइम बेस्ड जो है फॉर्मुलेशन का। जीव मित्र एक्ट करता है एज ए बायोस्टिमुलस, प्रमोट करता है एक्टिविटीज़ जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी सॉइल में और इम्प्रूव होती है। मल्चिंग से कवर कर देते हैं सॉइल को, लाइव क्रॉप्स को, जो क्रॉप स्ट्रॉज और जो वेस्ट है, क्रॉप वेस्ट है, उसको जो है क्रॉप जो है ज़मीन के ऊपर पूरा बिछा दिया जाता है। उससे जो है मॉइस्चर जो होता है जो मिट्टी के अंदर वो बरकरार रहता है, एक्सपोज सनलाइट से कम होती है। तो ये वेरियस जो चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग जो है वो, देखो सिमिलरिटी दोनों नॉन केमिकल सिस्टम में, अगर हम ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की बात करें तो दोनों में जो है फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का यूज़ नहीं होता है, और ज़्यादातर बायोमास मैनेजमेंट पे यूज़ होता है। रिजनरेशन, नेचुरल न्यूट्रिशन साइकिल होता है, क्रॉप की रोटेशन की जाती है, मल्टीपल क्रॉप्स उगाए जाते हैं एक लैंड पे, ठीक है, ताकि वो लॉन्गर टाइम तक मॉइस्चर और फर्टिलिटी जो है वो रिटेन करके रखे। ठीक है, इन्वॉल्व होता है ऑफ फार्म। देखो अगर इनपुट्स देखें हम लोग, ऑर्गेनिक फार्मिंग में इम्प्रूव ऑफ फार्म परचेज्ड ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल इनपुट, सिर्फ बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक इनपुट्स डाले जाते हैं एग्रीकल्चर फील्ड्स में, उससे जो है प्रोड्यूस की जाती है क्रॉप्स, जो ऑर्गेनिक क्रॉप्स है, सिर्फ ऑर्गेनिक कंटेंट्स के, इनऑर्गेनिक चीज़ें, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वेरियस चीज़ें जो है वो यूज़ नहीं की जाती। वहीं नेचुरल फार्मिंग में कोई एक्सटर्नल इनपुट नहीं है, सब चीज़ें यूज़ की जाती है ऑन फार्म इनपुट बेस्ड ऑन, जैसे देसी काउस की चीज़ें हैं। सोइल करेक्शन, नीड बेस्ड सोइल करेक्शन थ्रू नेचुरल माइंड मिनरल्स, यहाँ यूज़ ऑफ कंपोजिट, वर्म कंपोजिट मिनरल्स आर नॉट अलाउड। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ समझाने लायक चीज़ नहीं है। बाकी जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा है वो नेशनल सेंटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मिशन है, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, PKV है, PKVY है जो 2015 में लॉन्च किया गया था। तो ये वेरियस टेक्निक्स हैं जिससे जो है ऑर्गेनिक, देखो ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग जो है, ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग जो है दोनों में फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं होता है, कि कुछ किसी टाइप का केमिकल इनपुट नहीं होता है। इसमें ऑफ फार्म से बहुत सारी चीज़ लाई जाए, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है, इनऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का यूज़ करके क्रॉप्स को ग्रो किया जाए। यहाँ ऑन फील्ड जो वहीं पे फार्म में है उन्हीं चीज़ों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कहीं पे ये सिमिलर्स भी हैं और कहीं पे ये डिफरेंट भी हैं, तो वो देख लेना आप लोग। ठीक है, बेसिक एक गूगल सर्च करके यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, डिफरेंट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग। पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम, एन जो PSS है वो क्या है? देखो न्यूज़ में कहता है यूनिस जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, उसने लॉन्च किया है एक AI बेस्ड प्लेटफॉर्म जो नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम। ठीक है, ये एक AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो प्रमोट करेगा किस तरीके से एक इंटीग्रेटेड वे में जो है जो पेस्ट्स है जो उनको मैनेज किया जा सकता है इंडिया में,
क्या है ये नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम? देखो, ताकि हम जो है फार्मर्स जो है वो अपना डिपेंडेंस जो है वो रिड्यूस करें। जो पेस्ट रिटेलर्स हैं, पेस्टिसाइड रिटेलर्स हैं ना, जहाँ से ये कीड़े मकोड़े मारने की दवाइयाँ खरीदी जाती हैं, उन पे अपना जो है अपना डिपेंडेंस कम होगा। इनकैलकुलेट एक साइंटिफिक अप्रोच कहीं ना कहीं वो अपनाएं अपने आप में, जिसकी वजह से जो है ये पेस्ट जो है ये कीड़े मकोड़ों को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। जो एजेंसी इन्वॉल्व है इसमें कोलैबोरेट करिए डायरेक्टरेट ऑफ जो प्लांट प्रोटेक्शन है और क्वारंटीन एंड स्टोरेज और एंड आईसीआर जो इंडियन रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, ये सारी मिलकर जो है इस प्लेटफॉर्म को जो है ये नेशनल जो है पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम है इसको चला रहे। इन्वॉल्व थे कुछ की फीचर है यूजिंग ऑफ कुछ कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, मशीन लर्निंग है, मोबाइल ऐप जो है और वेब पोर्टल्स और एक्सपर्ट एडवाइजेस का इस्तेमाल करके जो है ये आई सिस्टम जो है ये बिल्ड किया गया। क्या है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब इको फ्रेंडली, इकोलॉजिकल मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो है तरीकों मेथड से, उन तरीकों से जो है इन कीड़े मकोड़ों को जो कंट्रोल किया जाए। और एम्फसाइज क्या है, जोर किस चीज़ पे डाला जाए? यूज़ ऑफ बायोग्रेडेबल बायो पेस्टिसाइड, ना कि केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ ना की करके, ठीक है, क्योंकि वो हार्मफुल वाटर बॉडीज़ के लिए भी होते हैं, वो हार्मफुल सॉइल के लिए भी होते हैं, लैंड के लिए और सॉइल हेल्थ के लिए, उनके मल्टीपल, इसलिए बायो पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाएगा। और पेस्टिसाइड जो प्लांट से जिनका ओरिजिन होता है, एनिमल और प्लांट ओरिजिन, कुछ कंपोनेंट से मेथड जो किस तरह से जो है पेस्ट मैनेजमेंट है वो है कल्चर पेस्ट कंट्रोल, मतलब यूज़ करो मेथड जैसे क्रॉप रोटेशन, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट क्रॉप्स वेर ग्रोन, एक क्रॉप ग्रो किया, फिर यही नहीं कि वही क्रॉप दोबारा है उस लैंड पे दूसरा टाइप का क्रॉप, ठीक है, फॉलोइंग द हार्वेस्ट डेट के बाद जो है क्रॉपिंग पैटर्न, यूज़ ऑफ डिफरेंट, ठीक है, क्रॉप रोटेशन। दूसरा है फिजिकल एंड मैकेनिकल कंट्रोल, यूज़ ऑफ मैकेनिकल मेथड या टेक्निक जो है हैंड पिकिंग पेस्ट इंसेक्ट बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर, हाथों से भी तो है ना चुना जाता है कीड़े मकोड़ों को मशीन से और यूज और दूसरी टेक्निक से, ठीक है, ना कि उसके ऊपर सीधा स्प्रे कर दिया जाए केमिकल का। बायोलॉजिकल आर्गूमेंटिंग और कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल पेस्ट्स एनिमीज लाइक इंसेक्ट प्रेडेटर पैरासाइट नेमीडिया फंगा, बहुत सारी ऐसी पेस्ट्स भी होती हैं बायोलॉजिकल जो क्या करती है दूसरे को खाती है ना, कंपटीशन होता है ना कि ये और ये एक दूसरे के साथ फाइट कर रही हैं, ठीक है, ऐसी पेस्ट का यूज़ किया जाए। बायोलॉजिकली कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड जो है वो लास्ट रिजोर्ट होना चाहिए, किसी भी तरीके के लास्ट जो सुविधा या समाधान या हल है वो होना चाहिए केमिकल पेस्टिसाइड। उससे पहले कल्चरल, फिजिकल और बायोलॉजिकल कंट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर लास्ट में अगर फिर भी नहीं पेस्ट का जो कीड़े मकोड़े कंट्रोल हो रहे, जो लगे हुए फलों जो फसल को, फल को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, उसके बाद जो है केमिकल मेथड का यूज़ करना चाहिए जब बाकी मेथड्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं। तो ठीक है, ये एक इंटीग्रेटेड वे में जो है हम पेस्ट मैनेज कर सकते हैं। फूड वेस्ट इंडेक्स आता है रिसेंटली, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट यूएनईपी जो है लॉन्च करता है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 विद रैप जो है वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम। क्या है ये फूड वेस्ट? देखो, ट्रैक करता है ग्लोबल और नेशनल जो जनरेशन है फूड की और ईडेबल पार्ट जो वेस्ट होता है रिटेल पे या कंज्यूमर पे या हाउस होल्ड में या फूड सर्विसेज लेवल पे, कहीं पे भी, चाहे जहाँ बेची जाती है चीज़ें या जहाँ खाई जाती है, कंज्यूम की जाती हैं, कहीं पे भी जो इनएडेबल फूड है जो जनरेट होता है वो ग्लोबल ओवरऑल ट्रैक करता है कि कितना नुकसान हुआ है खाने का। ये सपोर्टेड बाई है दो ग्लोबल जो है इंडिकेटर हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12.3 के, जिस जो अचीव करने हैं बाई 2030, ठीक है। पहला क्या, फूड लॉस इंडेक्स, जो सस्टेनेबल गोल 12.3.1 है, रिड्यूस करना है फूड लॉसेस अलोंग विद उसकी प्रोडक्शन और सप्लाई चेन के साथ साथ जो है फूड लॉस जो है सप्लाई चेन में, प्रोडक्शन में, ठीक है, इंक्लूडिंग जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी जो होते हैं, जो फसल काटने के बाद की जो लॉसेस हैं, इनको, ये फूड लॉसेस को जो है का मिनिमाइज करना है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक पार्ट है। कौन इसको देख रेख करता है? कस्टोडियन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा सस्टेनेबल फूड वेस्ट इंडेक्स, हाल्फ पर कैपिटा फूड वेस्ट एट रिटेल एंड कंज्यूमर लेवल, यूएनईपी इसको देखता है। कुछ की फाइंडिंग इस रिपोर्ट की अगर देखें तो हाउस होल्ड अक्रॉस जितने भी कॉन्टिनेंट है वो वेस्ट करती हैं ओवर 1 बिलियन मील ए डे इन 2022 में। 2022 में कि अक्रॉस सारे कॉन्टिनेंट अगर देखा जाए तो 1 बिलियन मील्स जो है वो वेस्ट होते हैं एक दिन में। तो कहीं पे हंगर, फूड स्कार्सिटी कितनी ज़्यादा है और कहीं पे कितना ज़्यादा वेस्ट हो रहा है।
फूड वेस्ट जो है वो जनरेट करता है 8 से 10% जो है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो ये भी एक जो है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का जो है बहुत बड़ा रीज़न है। 8 से 10% जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है फूड वेस्ट से होता है। ठीक है। रैप क्या है? WRAP ये एक जो है एक क्लाइमेट एक्शन NGO है जो इस्टेब्लिश की गई थी यूके में 2000 में, जो टैकल करती है क्लाइमेट क्राइसिस और हमें जो है गिव प्लानट ए सस्टेनेबल फ्यूचर, सजेशन देती है किस तरह से फूड वेस्ट कम किया जा सकता है कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ। देखिए सिस्टमेटिक एक्शन लिए जाएँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स के साथ मिलकर। ठीक है, इस्टेब्लिश किया हुआ है एक रोड मैप और डिलीवरी प्लान, टारगेट करती है प्रायोरिटी या हॉटस्पॉट कहाँ पर सबसे ज़्यादा फूड वेस्टेज हो रहा है। तो रैप एक किस्म की एक NGO है, ठीक है, जो फूड वेस्ट से रिलेटेड जो है काम करती है डिफरेंट वेज में। बाकी कोई सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो न्यूज़ में थी, पायरा की जो है क्रॉपिंग सिस्टम, पायरा क्रॉपिंग सिस्टम क्या है? ये कंजर्वेशन जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उड़ीसा में, ये रिपोर्टेडली ड्वेलिंग इन रिसेंट ईयर्स। क्या है ये पायरा क्रॉपिंग सिस्टम? ये रिले, इट इज़ अ रिले मेथड ऑफ सोइंग विद शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेज एंड ऑयल सीड विच आर ब्रॉडकास्टिंग इन स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ राइस 2 weeks बिफोर इट्स हार्वेस्ट। डज नॉट अलाउ इंटरवेंशन सच एज टिलिंग, वीडिंग, इरीगेशन, फर्टिलाइजर। देखो इट्स ए रिले मेथड, जहाँ पे जो है क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो पल्सेस हैं, जो दालें हैं या फिर कोई ऑयल सीड है वो बोए जाते हैं। ठीक है, अलोंग विद जो राइस या चावल की जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है ना उससे 2 हफ्ते पहले। तो इनको ज़रूरत नहीं है किसी तरह की टिलेज, मतलब कुछ जो है मिट्टी को जो है मिट्टी की परत जो है ना हल चलाना या वीडिंग करना, जो घास फूस निकालना, इरिगेशन या फर्टिलाइज़र की एप्लीकेशंस की। बेनिफिट क्या? मैक्सिमम लेड की यूज़ एफिशिएंसी होती है। एक तरफ राइस चल रहा है क्रॉप, बीच में जो है आपने पल्सेस भी लगाए हुए हैं या फिर कोई ऑयल सीड है वो भी लगा दिया है, तो गैप्स में। तो पायरा क्रॉपिंग सिस्टम ये है जो उड़ीसा में रिसेंटली डेवलप हुआ है। एरियाज़ में जहाँ बिहार में, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन एरियाज़ में ये प्रैक्टिस किया जाता है। अलॉन्ग विद राइस जो है हार्वेस्ट से पहले ये चीज़ें लगाई जाती हैं। ग्रीन जो है मनूरिंग, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन जो है ग्रीन मनूरिंग का जो है धनचिया है, जो रिसेंटली जो है कमेंस्ड हुआ है तमिलनाडु में। जो रिसेंटली क्या है ये ग्रीन मनूरिंग, ये चीज़ हमने देखनी है। ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स बिलोंगिंग टू ए लिगुमिस फैमिली एंड इनकॉर्पोरेटिंग देम इनटू द सॉइल आफ्टर सफिशिएंट ग्रोथ। एक प्लांट है जो बिलोंग करता है इस लिगुमिस फैमिली से, वो इनकॉर्पोरेट किया जाता है सॉइल में जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है। जनरली एक ग्रीन मनूरिंग क्रॉप जो इंडिया में है, जो ढांचे जो पहली बार जो यूज़ किया जाता है लाइव स्टॉक्स के लिए या फिर सॉइल इम्प्रूवमेंट के लिए, ये क्रॉप, ठीक है, ज़्यादातर जो है लाइव स्टॉक फीडिंग लाइव स्टॉक जो पशु पक्षी हैं, पशुज़ हैं, उनके लिए खाने के लिए प्लांट का यूज़ किया जाता है या मिट्टी के इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस इम्प्रूव करता है सॉइल के स्ट्रक्चर को, इंक्रीज़ करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को, डिक्रीज़ करता है सॉइल का लॉस जो है इरोजन से, वीड प्लोरिफिकेशन को कम करता है, जो वीड इतनी बढ़ जाती है जो है ना, ऑर्गेनिक मैटर जो है सॉइल के उसको ऐड करता है। तो क्या है ग्रीन मनूरी? एक किस्म का एक प्लांट है। ठीक है, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स को ग्रो करना, बिलोंगिंग टू जो लिगुमिस फैमिली के हैं, जो एक मतलब एक सफिशेंट ग्रोथ के बाद जब बड़ा होता है फिर उसको प्लांट किया जाता है। ठीक है, सॉइल में। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, ये भी कुछ ख़ास नहीं है, इसमें एक स्कीम है। ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो हैं जिनमें इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, उसमें जो है ये PM परम स्कीम जो प्रमोट करती है सस्टेनेबल बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। इसमें एक और थी प्रागतिक जो कृषि विकास योजना PKY, जो मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू है, चेन एंड डेवलपमेंट, ये कुछ स्कीम्स हैं इसमें। एक्चुअली जो है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट क्या है कि किस तरीके से सोइल की फर्टिलिटी को और प्लांट की न्यूट्रिशन सप्लाई को एक ऑप्टिमम वैल्यू पे मेंटेन किया जाए, एक ताकि एक जितना हम लोग डिज़ायर करते हैं कि इतनी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए उतनी मिले हमें, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स की मदद से। ठीक है, समझे? सोइल की फर्टिलिटी और प्लांट न्यूट्रिशन जो है सप्लाई की जाए इतने लेवल पे ताकि हमें एक सस्टेनेबल प्रोडक्शन मिल सके। इसी तरीके से कुछ मिसलेनियस टर्म्स में जो है इलीगल सैंड माइनिंग भी है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रिपोर्ट की थी डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ने इलीगल सैंड माइनिंग पे तमिलनाडु में, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिपोर्ट मांगी है। क्या होती है सैंड रिसोर्सेज? सैंड जो है एक सेकंड मोस्ट एक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्स है, सबसे ज़्यादा चोरी होने वाली दुनिया में पानी के बाद, एज पर यूनाइटेड नेशन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले। ये कहाँ पे है? ज़्यादातर जो रिवर के किनारों पे, फ्लड प्लेन्स में होती है, लेक्स में, रिजर्वायर्स में, कोस्टल एरिया या मरीन सैंड होती है।
इंडिया में सैंड एक माइनर मिनरल है जो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट और रेगुलेशन एक्ट 1957 जो है MMDR एक्ट के अंडर आती है। द रेगुलेशन जो है माइनर मिनरल्स का इंक्लूड करता है कंट्रोल इलीगल माइनिंग का, जो लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन जो है कि स्टेट गवर्नमेंट के जो है इसमें आता है। इम्पैक्ट क्या, बायोडाइवर्सिटी पे लॉस हो सकती है, हाइड्रोलॉजिक फंक्शन चेंज हो जाता है, पानी का फ्लो अगर ज़्यादा हम लोग रेत किसी रिवर से निकालेंगे इससे वाटर टेबल भी कम हो सकता है। तो पहले यहाँ पे रेत थी, यहाँ पे पानी था, इसको खोद के रेत यहाँ ले आया तो वाटर टेबल यहाँ नीचे नहीं चला जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज करता है, ब्रिजेस को, रिवर इम्बार्कमेंट को, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर इससे डैमेज होता है। एक्सट्रीम इवेंट्स हो सकते हैं जैसे डिक्लाइन हो सकता है प्रोटेक्शन, जैसे फ्लड होते हैं। जब रेत जो देखो ना, अगर बीचेस पे जो रेत होती है अगर वो निकाल दोगे तो बीचेस की पानी अंदर तक आ जाए। ये बीचेस पे यहाँ पे रेत पड़ी हुई है, पानी यहाँ से टकरा के वापस चला जाता है। इसके लिए बहुत सारे गाइडलाइंस है, जैसे सस्टेनेबल सैंड मैनेजमेंट गाइडलाइन 2016 की है, जो इन्फोर्समेंट और मॉनिटर किया जाता है। गाइडलाइन जो सैंड माइनिंग 2020 है, मेंटेन करने के लिए रिवर इकोलॉजी। सैंड माइनिंग फ्रेमवर्क है 2018 का, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा है। तो वेरियस चीज़ें, सैंड माइनिंग एक्चुअली लोग जो है ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं सैंड का। ये सेकंड मोस्ट ओवर एक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्सेज है पानी के बाद। लोग सैंड की चोरी करते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर जो है टेंडर होना चाहिए, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उसके बाद जो है आप सैंड माइन कर सकते हो। विदाउट द गवर्नमेंट परमिशन इट इज़ नॉट फीजिबल टू, जबकि आप वैसे ही सैंड उठा लो। ओके फिर क्या है, कुछ बाकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जैसे इको मार्क है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने उसने नोटिफाई किए कुछ इको मार्क रूल 2024। क्या है ये रूल्स कि ग्रांटिंग कैटेगरी, अगर कोई प्रोडक्ट उसके पास लाइसेंस है या सर्टिफिकेट ऑफ कन्फर्मिटी के इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली जो ग्रांट किए गए, जो ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड एक्ट के अकॉर्डिंगली जो इंडियन स्टैंडर्ड्स से मेंटेन करने हैं या मैंडेट किए गए कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के द्वारा वो फिल करेगा क्राइटेरिया जो प्रिस्क्राइब्ड किए इस रूल। अकॉर्डिंग टू रूल्स एक इको मार्क जो इकोनॉमिक इको मार्क है, मतलब इको फ्रेंडली है, मतलब जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं जो स्पेसिफिकली मीट करते हैं वो इन्वायरमेंटल कैटेगरी एज पर द रिसोर्स कंजम्पशन और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, तो उनको इको मार्क दिया जाता है, उसके ऊपर निशान लगाया जाता है इको मार्क का। ठीक है। तो ये है एप्लीकेशन पर मैन्युफैक्चरर को अप्लाई करने पड़ेंगे इको मार्क। तो किसके थ्रू, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू लेने पड़ेंगे। 3 साल की ड्यूरेशन होती है, स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा जो है इसे देखा जाता है, हेडेड होता है इन्वायरमेंटल सेक्रेटरी के द्वारा। तो ये कुछ सर्टिफिकेट होती है इको मार्क की कि कोई प्रोडक्ट कितना इको फ्रेंडली है, ये ऐसी चीज़ें। इथेनॉल 100 जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल नेचुरल गैस ने लॉन्च किया है इथेनॉल 100 फ्यूल। क्या है ये इथेनॉल? जो इथेनॉल 100 है ये क्लीनर और ग्रीनर अल्टरनेटिव है गैसोलीन से, एंड इज़ ए ब्लेंड ऑफ जो है 92 to 94% जो है इसमें इथेनॉल ब्लेंडेड है। 4.4 to 5% जो मोटर स्पिरिट है वो प्रोवाइड करता है कलर फ्लेम को। 1.5 को सॉल्वेंट है। इथेनॉल 100 जो हाई ऑक्टेन नंबर है, रेंज 100 से 145, जिसका मतलब कि हाई परफॉर्मेंस इंजन में इंश्योर करता है, इम्प्रूव एफिशिएंसी करेगा, आउटपुट जो है पावर करेगा आउटपुट को, और मिनिमाइज करेगा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग का है जो नेचुरल गैसेज में। ठीक है, अच्छा और क्या चीज़ है, ये छोड़ो, बायो CNG क्या ही सुपर, कुछ इम्पोर्टेंट देखते हैं। अच्छा, क्रिटिकली एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स, ये क्या है? रिसेंटली जो UN सेक्रेटरी है जनरल है पैनल ने ऑन क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल ने एस्टेब्लिश्ड टू डेवलप गाइडलाइंस जो है प्रिंसिपल किस तरीके से एनर्जी ट्रांजिशन होगा, उसने एक रिपोर्ट भी रिलीज़ की है। क्या होते हैं क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स? वो मिनरल जो ज़रूरी हैं बनाने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जो एनर्जी है, जो रेन्यूएबल एनर्जी स्टोर की गई है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है, वो होते हैं क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स। वो होते हैं जो ज़रूरी हैं, ठीक है, जो रेन्यूएबल एनर्जी है उसको बनाने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। उनमें जो है बहुत सारे रेयर अर्थ में एलिमेंट्स भी आते हैं, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, लिथियम, ग्राफाइट, कैडमियम, जो सेलेनियम एटसेट्रा। डिमांड जो है ये क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स की है, वो एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक ट्रिपल हो जाएगी। और वर्ल्ड की जो ट्रांजिशन है फॉसल फ्यूल से रेन्यूएबल एनर्जी तक जो है, जब 2030 में ज़्यादा बढ़ेगी तब इसकी भी डिमांड जो 3x हो जाएगी, क्योंकि रेन्यूएबल एनर्जी जो है उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसको प्रोड्यूस करना है, तो उनके लिए ये क्रिटिकली जो है एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, अच्छा ये क्या है? परिवेश पोर्टल क्रॉस किया 50,000 जो है क्लियरेंस माइलस्टोन। क्या है? स्टैंड फॉर प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल
फैसिलिटेशन बाय इंटरेक्टिव एंड वर्चुअस इन्वायरमेंटल सिंगल विंडो हब, ये है परिवेश। ये डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के थ्रू NIC। ऑब्जेक्टिव क्या है, एक सिंगल विंडो पोर्टल है, एक ऑनलाइन पोर्टल है इन्वायरमेंटल, फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ या कोई कोस्टल रेगुलेशन जोन के जहाँ क्लियरेंस चाहिए, और मॉनिटर करता है उनके सब्सिक्वेंट जो है कंप्लाइंसेस। कोई भी क्लियरेंस चाहिए इन्वायरमेंटल रिलेटेड, फॉरेस्ट रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ रिलेटेड, तो एक ये सिंगल विंडो है। क्या है, परवेश, ये कई MCQ में आ सकता है। प्रवेश पोर्टल क्या चीज़ है, ये चीज़ है कि प्रोएक्टिव जो है, रिस्पॉन्सिव, फैसिलिटेटिव बाय इंटरेक्टिव एंड वर्चुअस इन्वायरमेंटल सिंगल फ्रेंडली हब। तो एक पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, कोई किसी टाइप की भी क्लियरेंस चाहिए इन्वायरमेंटल रिलेटेड, कोई फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोस्टल रेगुलेशन रिलेटेड, ठीक है, और उनके मॉनिटर भी करता है किसी तरह के भी कोई भी कंप्लाइंसेस है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज़ में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम जो है हरियाणा, इंडिया में। रिसेंटली अर्मेनिया जो है वो बिकेम द 104th कंट्री बन गई है ज्वाइन करने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये न्यूज़ में था। अब उससे रिलेटेड ये न्यूज़ में था, तो हमें अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जानना ज़रूरी है। ये जो है अनाउंस किया गया था इंडिया और फ्रांस के द्वारा 2015 में, जो पेरिस इन UN जो पेरिस क्लाइमेट चेंज COP21 जो हुई थी ऑफ UNFCCC, वहाँ पे, कहाँ पे, COP21 में। तो पेरिस और इंडिया का जो जॉइंट इनिशिएटिव था उसके द्वारा ये गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, हरियाणा, इंडिया में। ISA, इंडियन सोलर जो है अलायंस का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट करना है एफिशिएंट जो सोलर एनर्जी को प्रमोट करना है, ठीक है, और नए सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगाने हैं, किस तरह से कॉपरेशन करनी है दूसरों के साथ, कैसे हम लोग फॉसल फ्यूल पे जो डिपेंडेंट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी के जो इश्यूज है जो क्लाइमेट चेंज से उससे एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। गाइडेड बाई टूवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी, मतलब मोबिलाइज करना है, इकट्ठा करना है एटलीस्ट 1000 बिलियन इन्वेस्टमेंट के लिए जो सोलर एनर्जी में, एनर्जी के सोल्यूशन के लिए 2030 तक डिलीवर करनी है। एनर्जी एक्सेस टू 1 मिलियन, जो 1000 मिलियन लोगों को जो की तरफ जो है हमने जो है ये सोलर एनर्जी जो है, एनर्जी जो का एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करना है, क्लीन एनर्जी के सोल्यूशन। इंस्टॉल करनी 1000 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी। टुवर्ड 1000 जो स्ट्रेटजी है वो ये है। मिटिगेट करना है ग्लोबल सोलर एमिशन टू द ट्यून 1000 मिलियन टन ऑफ CO2 एवरी ईयर। मेंबरशिप 104 कंट्री की साइन और रेक्टिफाइड है। एलिजिबिलिटी सारे UN मेंबर्स जो हैं, जो 2020 अमेंडमेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली सारे UN मेंबर जो हैं वो एप्लीकेबल हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ओके, कुछ की इनिशिएटिव इसके द्वारा लिए गए हैं। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, जो कनेक्ट करेगा डिफरेंट जो है रीजनल ग्रिड्स को एक कॉमन ग्रिड के साथ। सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर, स्टार सी की कैपेसिटी बिल्डिंग जो है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग। ग्लोबल सोलर फैसिलिटी है, मीगा सोलर फैसिलिटी है जो मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड है, ठीक है। ये सारी, ठीक है, इसकी कुछ रिपोर्ट देखिए, ईज ऑफ डूइंग सोलर 2020 रिपोर्ट है। फिर स्केलिंग सोलर एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर है, सोलर इन्वेस्टमेंट रोड मैप है। अगर इसमें कुछ हमने देखना है तो क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, कब इसका जेनेसिस हुआ, 2015 में इंडिया और फ्रांस के द्वारा मिलकर। हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में है। रिसेंटली किसने ज्वाइन किया, आर्मेनिया ने। टोटल मेंबर कितने, अभी 104। सारे UN मेंबर्स जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, गाइडेड टुवर्ड 1000 स्ट्रेटेजी क्या है, ये चीज़ें याद रखनी, मेंबरशिप कौन सी, बाकी छोड़ो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेशनल जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। पिछली कौन थी, इंटरनेशनल सोलर एजेंसी, ये थी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। एक ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विद इन जो OECD के फ्रेमवर्क के अंडर, ठीक है। कब एस्टैब्लिश हुई थी, 1974 में, इंश्योर करने के लिए सिक्योरिटी जो ऑयल सप्लाई की जो है, ऑयल क्राइसिस जो 1973 में हुआ था उसके बाद की एक स्टेबल ऑयल का जो है सप्लाई हो। 32 मेंबर हैं और 13 एसोसिएट मेंबर है। इंडिया एक एसोसिएट मेंबर है 2017 से। टू बी ए मेंबर द कंट्री शुड बी एन OECD, अगर मेंबर बनने के लिए कंट्री को OECD का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। अलॉन्ग विद कैपेसिटी के वो होल्ड करती है क्रूड रिजर्व जो है, 90 डेज तक का क्रूड रिजर्व जो है ऑफ द प्रीवियस ईयर्स इंपोर्ट से जो है, इतना उसके पास रिजर्व है कि वो 90 डेज बिना इंपोर्ट के भी जो है चला सकता है। कुछ रिपोर्ट हैं जो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 की रिपोर्ट है, इसकी की फाइंडिंग है अराउंड 20% जो टूडेज का ग्लोबल ऑयल या LNG सप्लाई है, फ्लो है, वो स्टेट ऑफ हार्मोस से आता है,
जो मैराटाइम जो है चेक पोस्ट है मिडिल ईस्ट की। मोर देन हाफ जो वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी है विल बी जनरेटेड बाय लो एमिशन जो है सोर्स बाय 2030। ये कुछ की फाइंडिंग है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की, ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के ये कुछ रिपोर्ट है। एक क्या है ट्रैकिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7वां द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024, एक ये है। कुछ बाकी रिपोर्ट्स भी ग्लोबल ईवी आउटलुक है, वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट 2024 है, ये कुछ है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, सिर्फ याद रखना किसकी है कहाँ पे है। ये IEA का मतलब क्या है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, पेरिस फ्रांस में। कब हुआ था, 1974 में। इसका मेंबर होने के लिए OECD का मेंबर होना पड़ता है, ठीक है। और उसके पास कैपेसिटी है कि वो पिछले साल का जो इंपोर्ट है उससे 90 डेज तक जो है वो रिजर्व है, इतना क्रूड ऑयल है कि वो 90 डेज तक उसका कंट्री चल सकती है। प्लस इंडिया इसका एक एसोसिएट मेंबर है, फुल टाइम मेंबर नहीं है। 32 टोटल मेंबर्स हैं और 13 एसोसिएट मेंबर्स हैं, ठीक है। बस ये चीज़ें याद रखनी। नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेशनल रेन्यूएबल एनर्जी, इसकी कहाँ है, दुबई में, जो IRENA है, इरेना, अबू धाबी में एक लीडिंग ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है किस तरह से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। प्रपोज जेनेसिस हुई थी एक इंटरनेशनल डेडिकेटेड जो रेन्यूएबल एनर्जी से डेडिकेटेड है। इसको बनाया गया था 1981 में, कहाँ पे, UN का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था न्यू रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कहाँ, नायरोबी कीनिया में हुआ था। IRENA जो है वो फाउंडेड इन बोन जर्मनी इन 2009 में, ठीक है, जर्मनी में बोन में, ठीक है। विद 75 स्टेट्स ने साइन किया था IRENA स्टैचू उस टाइम पे। 168 कंट्रीज, करंट मेंबर जो है 168 कंट्रीज हैं, और EU भी इसका मेंबर है, इंडिया भी इसका मेंबर है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन भी है और इंडिया भी, और 168 बाकी कंट्रीज हैं। सर्व करता है एक प्रिंसिपल प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल कोऑपरेशन का, जहां लोग सपोर्ट करते हैं कंट्री किस तरह से एनर्जी ट्रांजिशन करना है फॉसिल फ्यूल से, कार्बन जो ग्लोबल गैस जो ग्लोबल वार्मिंग जो एमिट करती हैं, मतलब जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उससे जो है क्लीन एनर्जी की तरफ, रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करता है। टेक्नोलॉजीज़ को, डेटास को एनालाइज करता है। इसकी रिपोर्ट है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक ब्रीफ, जो ट्रैक करती है ट्रैकिंग 28 का आउटकम, ठीक है। कुछ इसकी की फाइंडिंग अब देख लेना। बाकी है रेन्यूएबल एनर्जी आउटलुक फॉर एशियन, रेन्यूएबल एनर्जी फॉर एग्रीकल्चर, रेन्यूएबल एनर्जी फॉर जॉब, तो वही रेन्यूएबल एनर्जी शुरू में है, इससे आप आइडिया लगा सकते हो, ओके। नेक्स्ट एक है UN जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। ये क्या है, इसके हमने पढ़ा था पहले भी, न्यूयॉर्क USA में है, ठीक है। एम है कि प्रमोट करना इंटरनेशनल कोऑपरेशन किस किन चीज़ों में, इकोनॉमी में, सोशल लाइफ में, इन्वायरमेंटल इशू में। 1948 में ये भी इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है कि सपोर्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, प्रमोट करता है, पॉलिसी एनालिसिस करता है, किस लोगों से कैपेसिटी बिल्ड करना है, कोऑपरेट करना, आपस में जो है कोऑर्डिनेट करना डिफरेंट UN मेंबर्स के साथ। कुछ की इनिशिएटिव, हाई लेवल पॉलिटिकल जो फोरम है, मॉनिटर करता है प्रोग्रेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किस तरीके से वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, उनको जो है पूरा करने के लिए 2030 तक डिफरेंट एजेंसीज ऑफ द मुल्क जो कंट्रीज़ कैसे काम कर रही हैं। इसमें 193 UN मेंबर्स इंक्लूडिंग जो है इंडिया भी इसका मेंबर है, ठीक है। UN देसा DES डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक सोशल अफेयर डिपार्टमेंट ऑफ। इसकी कुछ रिपोर्ट्स भी हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ सोशल रिपोर्ट, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइनेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। एक और है जो है यूनाइटेड नेशन का जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, एक बॉडी है UN के अंडर जिसका एम है सपोर्ट करती है 2030 का जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, 2012 में इस्टेब्लिश हुआ था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन निकालती है लोकल, नेशनल और ग्लोबल लेवल पे जो है एक्सपर्टीज़ और मोबिलाइज करती है ग्लोबल एक्सपर्टीज़, किस तरीके से ये अचीव किए जाएंगे, ठीक है। और 2000 मेंबर इंस्टीट्यूशन है, प्राइमरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 15 नेशनल और रीजनल नेटवर्क्स भी हैं, तो ये चीज़ें। ये एक और है इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब, एक यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया साइनिंग ऑफ लेटर, जो इंटेंट कर रहा है, इनेबल कर रहा है इंडिया को ज्वाइन करने के लिए, जो इंटरनेशनल एनर्जी एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो कोलैबोरेट करता है वेरियस इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट्स के साथ, किस तरीके से एनर्जी को और एफिशिएंट बनाया जाए पूरी दुनिया में। 2020 में इस्टेब्लिश हुआ था, सक्सेसर जो है इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिशिएंसी का, ठीक है। ओके, बाकी क्या है, वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल, ये यूनाइटेड नेशन में हेडक्वार्टर, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये इंस्टीट्यूशंस वैसे। ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन साउथ एशिया रीजनल सेंटर जो है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में, इतना याद रखना, ओके। बाकी कुछ नहीं है इसमें।
बाकी कुछ चीज़ें ऐसी आपको हेड क्वार्टर याद रखने, इतने अगर सारे आप याद रखोगे इतनी मल्टीपल आपको एग्ज़ाम में याद ही नहीं रहेंगे कहाँ से आया क्या। जो इंपॉर्टेंट है जैसे दुबई में, फ्रांस में, ये याद रखनी, न्यू रेन्यूएबल एनर्जी का जो है इंटरनेशनल रेन्यूएबल एनर्जी है या सोलर अलायंस है, कुछ ऐसे याद रखने। ओके, इतने रखते हैं आज के लिए। थैंक यू, गुड बाय।